नमस्ते स्टूडेंट्स। पहली बात तो यहाँ पे मैथ्स नहीं है, ये साइंस का चैप्टर है। बराबर है, साइंस का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 14 और 16, 15 तो हमने कर ही लिया है। 14 में बहुत सारे पोर्शन काटे हैं इसलिए वो मैं नहीं करूँगा। 16 में भी बहुत सारे पोर्शन काटे इसलिए मैं नहीं करूँगा। सिर्फ ये गुजरात बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई वालों को तो ये पूरे चैप्टर ही काटे 14 16। तो पहले हम 14 देख लेते हैं, उसके बाद 16 देखेंगे। ओके, चलो 14 क्वेश्चन देख 14 चैप्टर हम देखते हैं। So, जब ये नाम सुनते हो आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है, वो मुझे आप बता सकोगे? एनर्जी, हमारे आसपास इतनी सारी एनर्जी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सब एनर्जी। उन सब का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, वो हमें कैसे हेल्पफुल होता है? सो हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में वही पढ़ेंगे। ठीक है। एनर्जी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर आवर लाइफ। आज से 200-300 साल पहले इतनी एनर्जी पे हम डिपेंडेंट नहीं थे, बट आज जितना हम एनर्जी पे डिपेंडेंट है उतना पहले नहीं थे। नो एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ कैन बी अंडरटेकन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। देखो, हम भी एनर्जी, सबसे बेसिक हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से। प्लांट भी सबसे पहले एनर्जी का यूज करते हैं। क्या? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस, याद करो। बस वही है। सो इट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स बाय द ह्यूमन रेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अलग अलग वेज में यूज करते हैं, पहले कम यूज करते थे, अब ज्यादा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सबसे बेसिक लॉ आपको पता है कि भाई हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट द वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। फिर भी आप लोग सुन रहे होगे भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोल का कम यूज करो, इसका कम यूज करो, रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करो, एनर्जी नहीं मिलती है, इतनी सारी महंगी इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। क्यों? बिकॉज हमें उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता। अगर वो हम सीख लें तो हमारा काम हो गया। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम यूजेबल फॉर्म्स इनटू अनयूजेबल फॉर्म्स। बराबर है, यूजेबल फॉर्म से उसको अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. बराबर है? कोई भी एनर्जी हमने यूज कर ली, एक बार कंज्यूम कर ली, तो फिर उसको यूज नहीं कर सकते। अब उसको ही वापस यूज करने के लिए हमको वही मेथड सीखनी है जिसपे आजकल साइंटिस्ट पूरा टाइम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आया? तो ये था बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इतना देख लीजिए, इतना लिख लीजिए। देखो नीचे आपका, देखो यहाँ से निकल रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, ये विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, सब अलग 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 सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। तो पहले इतना लिख लीजिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? So, also, any system which is capable of providing energy in a convenient form at a steady rate over a long period of time is called source of energy. Source of energy किसे कहेंगे? वो सिस्टम जो कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, वो भी स्टेडी रेट में। स्टेडी रेट में मतलब कभी बहुत ज्यादा कभी कम, ऐसे नहीं। ठीक है? सो सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? सबसे पहला, इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। एक वॉल्यूम में बहुत सारा काम करना चाहिए। अब आप बोलो सर काम इन द सेंस कि जैसे आप देख लो कि भाई 1 लीटर पेट्रोल लिया, उसमें ज्यादा माइलेज देगा, एवरेज देगा, हम वही गाड़ी लेते हैं क्योंकि वो बेस्ट है। बट आप महंगी गाड़ी लोगे तो 1 लीटर में 5 किलोमीटर भी ना चले तो आप वो लोगे ही नहीं। दूसरा, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल मतलब वो सोर्स के लिए हमें फिर कहीं दूर जाना ना पड़े या इतनी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, इजीली मिलना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू देयर प्रोडक्शन टू कंज्यूमर। स्टोर भी इजीली हो सके और ट्रांसपोर्ट करने में उसको दिक्कत ना हो, और जहां पे कंज्यूमर है वहां तक जाना चाहिए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इकोनॉमिकल, महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है? दैट इज इट शुड गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट लेसर कॉस्ट। कम भाव में ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। ये चार, पहला यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा काम करना चाहिए, दूसरा इजीली एक्सेसिबल, तीसरा इजीली स्टोर हो सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, और चौथा इट शुड बी इकोनॉमिकल। ये 4 पॉइंट याद कर लो, आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट,
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कट है पोर्शन में, इसलिए नॉन कन्वेंशनल। फिर भी मैं आपको बता दूं, कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके, जैसे कोल है, फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स है, वो सब यूज करना। और वो सब यूज करने में आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण सब प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी बात, कोल और पेट्रोलियम और फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, वो एक लिमिटेड है, कभी ना कभी तो डिप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें नॉन कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके से बाहर, कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके, नॉन कन्वेंशनल मतलब न्यू तरीके लगाने ही पड़ेंगे, जिससे हम हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो फुलफिल कर सके, बिकॉज सबको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। सो विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इंक्रीज डिमांड, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लाइकली टू बी डिप्लीटेड सून। दिन भर दिन आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हर एक घर में आप देखोगे तो टीवी, लाइट, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन सब लगे पड़े, एसी, हीटर। तो अब उसको हम मना तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो पे करके ले रहा है, बट हमारी डिमांड बढ़ रही है तो साथ ही साथ हमारे पास उतनी एनर्जी का सोर्स तो होना चाहिए। तो कन्वेंशनल सोर्स आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। तो टू कैटर द राइजिंग, टू कैटर मतलब वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और उसको डिमांड को क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, चलो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कीपिंग अ बैलेंस विद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इज इंपॉर्टेंट। हमें बैलेंस रखना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू लुक अप टू अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी लेने पड़ेंगे। अब वो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल। देखो बेटा, ये दो चीज याद रख लो। पहली बात तो कि कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दूसरी बार वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल मतलब खत्म नहीं होंगे। These are also called renewable और alternative source of energy। जहां पे भी जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल। पहला सोलर एनर्जी, दूसरा विंड एनर्जी, तीसरा हाइड्रो एनर्जी, चौथा बायोफ्यूल्स। ओके, पांचवा हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम ओशन, दैट इज टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। ये सारी चीजें क्लियर हो गया? ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड फिर हम आगे देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले उसमें सोलर एनर्जी देखो। अर्थ के ऊपर पूरी सोलर एनर्जी आती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सोलर एनर्जी का कैसे यूज करते हैं। आज से 15 20 25 साल पहले सोलर एनर्जी का इतना यूज नहीं होता था, बट आज डेजर्ट्स को जो बिल्कुल खाली है उनको पूरा सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रखा गया है। ओके, इट इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सन प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट। A little less than half of solar energy which falls on the top of the atmosphere reaches the earth surface। 100% सोलर एनर्जी आती है, उसमें से सिर्फ 47% ही अर्थ के सरफेस में पहुंचती है। 53% क्या हो जाती है? ड्यू टू एटमोस्फेयर वो रिबाउंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। ओके, द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। रिफ्लेक्टेड बैक आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं। इट इज अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ। क्यों सर्वाइवल ऑन द अर्थ? हमें भी चाहिए और प्लांट को भी चाहिए, क्योंकि हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। प्लांट अपना खाना कहां से बनाता है? सोलर एनर्जी से। सो अल्टीमेटली हम भी किस पे डिपेंड हुए? सोलर एनर्जी से। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बराबर है? ठीक है, चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकंड इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। शायद कभी आपको काम में आ सकता है, इसलिए याद रख लेना। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इन 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। बराबर है? 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में इतनी एनर्जी गिरती है। ओके, so in a year India receives the energy equivalent to more than 5000 trillion kilowatt hour। इंडिया के ऊपर सोलर एनर्जी इतनी गिरती है। Here the daily average varies from 4 to 7 kilowatt hour per meter square under clear sky condition। पर डे डेली एवरेज कितना है? 4 to 7 किलोवाट आवर। 4 to 7 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, ठीक है? ओके, पर मीटर स्क्वायर अंडर क्लाउडलेस स्काई कंडीशन। अगर क्लाउड होता है तो वो कम हो जाएगा क्योंकि उतना कम गिरेगा। ये देखो अर्थ का एनर्जी बजट, 100% में से 6% तो ऊपर ही निकल जाएगी, 20% क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है।
4% रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 51% आसपास वो है, वो उसको एब्जॉर्ब बाय लैंड और ओशन, 47 to 51%, बराबर है। तो ये याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, ये पूरा शीट इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको पता चले। सोलर कांस्टेंट मतलब कि 1 मीटर एरिया मीटर स्क्वायर होता है क्योंकि अर्थ एक एरिया जैसा होगा, बराबर है। उस एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी गिरती है। ओके, तो अर्थ पे पूरे साल में 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी गिरती है। हम उसका कैसे यूज करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो भी इट्स ओके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सबसे पहला तो इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इतने सालों से गिर रही है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन हॉट कंट्री लाइक आवर्स, हमारी हॉट कंट्री, जितना चाहे उतना मिले। हाँ, ड्यूरिंग मॉनसून अलग चीज है, बट ड्यूरिंग तो विंटर भी देखो अभी दोपहर को बहुत ही गर्म लगती है। और तीसरा, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके बाहर आप सोलर एनर्जी का यूज करोगे तो कोई मना नहीं बोलेगा कि भाई सन ऊपर से आपको फोन नहीं करेगा कि भाई 5 रुपया ला, अपने तुमने मेरी एनर्जी यूज करी। बट लिमिटेशन भी उतनी है। सबसे पहला, एनर्जी रीचिंग द सरफेस इज वेरी मच डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब देखो बीच में उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इसलिए जो हमारे हमारे पे एनर्जी गिरती है वो काफी डिफ्यूज, मतलब वो इतने कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में नहीं होते, फैली हुई होती है। सो डायरेक्ट यूटिलिटी इज लिमिटेड। दूसरा, इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम एट ऑल द प्लेसेस, रात को तो होगा ही नहीं। और इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि जहां पे थ्रू आउट द ईयर बारिश गिरती है, जैसे चेरापूंजी इन द नॉर्थ ईस्ट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा, इट इज नॉट अवेलेबल एट नाइट एंड ऑन द क्लाउडी डेज, ये दो टाइम तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो जितने उसके एडवांटेज है उतने उसके लिमिटेशन भी है। ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, सो अब सोलर एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट कौन यूज करता है? प्लांट। तो सोलर एनर्जी डिवाइस के थ्रू हम हमको काम है उसमें यूज कर सकते हैं। तो वेरियस डिवाइसेस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड फॉर हार्नेसिंग सन्स एनर्जी आर कॉल्ड सोलर एनर्जी डिवाइस। उसमें तीन है, पहला सोलर कुकर, दूसरा सोलर पैनल और तीसरा सोलर सेल। हम तीनों देखेंगे। उसमें सबसे पहले सोलर कुकर, ये मेरे घर में आज भी है, हम लास्ट कुछ 10 सालों से यूज कर रहे हैं। और इसमें जो खाना बनता है वो बहुत मजा आता है, टेस्टी भी होता है। इट इज द डिवाइस यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। अब देखो ये सन है, सोलर कुकर किसी ने देखा है बेटा? सोलर कुकर ऐसा होता है, ये जो डब्बा दिया हुआ है ना, ये रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मतलब यहाँ पे मिरर है, ठीक है। ये आउटर वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर एक ग्लास होता है। जैसे ही सनरेज उस पर गिरेगी, रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसी एंगल में रखते हैं ताकि वो सीधा जो खाना है उसकी तरफ भेजेगा। जो अंदर जो उसका मेटल बॉक्स होता है उसको ब्लैक कलर से किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स और अ वुडन बॉक्स विच इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। आ गया? क्यों ब्लैक है? वो ज्यादा एनर्जी पकड़ता है, और जैसे ही वो ज्यादा एनर्जी पकड़ेगा वो गर्म होगा, गर्म होगा इसलिए खाना पकेगा। दिस इज डन सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन। ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा, द बॉक्स हैज अ हाई थिक ग्लास शीट एज अ कवर ओवर द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर एक ग्लास होगा। ग्लास क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो भी एनर्जी अंदर गिरी, सोलर एनर्जी, और वो गर्म करना स्टार्ट करेगा, तो ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वो हीट को बाहर जाने से रोक देगा। द रिफ्लेक्टर इज अ प्लेन मिरर विच इज अटैच्ड टू द बॉक्स। प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर, ताकि वो सन की रेस डायरेक्ट उस पे उसी जगह पे फोकस हो सके। सम सोलर कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर टू फोकस द रे ऑफ द सन। किसी में प्लेन की जगह पे कॉन्केव मिरर भी होता है। कॉन्केव मिरर आपको पता है क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब एक ही जगह पे वो कन्वर्ज होगा, इसलिए। सो दिस इज हाउ सोलर कुकर इज मेड, और दिस इज हाउ फूड इज कुक। क्या होता है? सन की रे आती है, रिफ्लेक्टर पे गिरती है, जो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्केव मिरर भी, वो नीचे जाएगा। ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, वो एनर्जी को ज्यादा गर्म करेगा। गर्म होने के बाद ऊपर जो ये ग्लास का कवर है उसे बाहर जाने से रोकेगा। डायग्राम एज इट इज बनाना। डन? तो अब उसके भी एडवांटेज, सबसे पहला इट सेव फ्यूल। दूसरा, इट डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एलपीजी और आप वुड और कोल को जलाओगे तो वो फ्यूल ही है, बट यहाँ पे तो वो यूज नहीं हो रहा है। दूसरा, वो एलपीजी तो ठीक है, बाकी वुड और फ्यूल को आप जलाओगे तो वो एयर पॉल्यूशन करेगा। तीसरा, सिंस द फूड इज कुक्ड स्लोली इन द सोलर कुकर द न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ये चीज पर डिस्कशन करना चाहें तो 1 घंटा पूरा वेस्ट हो सकता है। हम जो भी खाना खाते हैं गैस पे बना हुआ, वो एक्चुअली बहुत ही गंदा खाना है, इसलिए हमारी इतनी एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए हम इतना स्ट्रांग नहीं है। आज भी पुराने तरीके में गांव में
आज भी चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, गैस पे नहीं बनाया जाता, धीरे धीरे पकाते हैं, 2-3 घंटे लगते हैं। क्यों? ताकि न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहे। और चौथा, इट कैन कुक फूड 4 फूड आइटम्स एट अ टाइम। वो इतना बड़ा बॉक्स होता है कि आप 4 बॉक्स रख सकते हैं। तो जितने एडवांटेजेस हैं तो साथ ही साथ उसके लिमिटेशन भी है। सबसे पहला, इट कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड ऑन क्लाउडी डेज, क्योंकि क्लाउडी डेज पर तो सन आएगा नहीं, तो क्या तब उपवास करने का, भूखा रहने का। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज टू चपाती एंड फॉर फ्राइंग, चपाती के लिए बहुत गर्म टेम्परेचर चाहिए, उतना नहीं मिलता है। और फ्राइंग भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी बहुत गर्म टेम्परेचर चाहिए। तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर हैज टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अनेबल इट टू कीप फेसिंग द सन। अभी सुबह क्या होगा, यहाँ से मान लो सन आता है यहाँ से, तो आपने यहाँ पे रखा, अभी शाम को सन इधर चला गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने चेंज करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो देन अब दूसरा टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर सेल। सोलर कुकर हमने देख लिया, अब सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल्स क्या होते हैं? तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो सोलर सेल क्या करेगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। These cells are made up of silicon। अब देखो सिलिकॉन, आपको पता है सिलिकॉन का सिंबल होता है SI। अब एनवायरनमेंट में और अर्थ के क्रस्ट में सिलिकॉन बहुत सारा है, बट जो सिलिकॉन इसमें यूज हो सके वो काफी कम है, हाई क्वालिटी सिलिकॉन। इसलिए ये सेल्स काफी कॉस्टली होते हैं। इट हैज द एडवांटेज दैट इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इज आल्सो अवेलेबल इन अबंडेंस, बट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड। जैसे मैंने आपको बता दिया, स्पेशल ग्रेड जो सोलर सेल होते हैं उसको बनाने के लिए वो जो सिलिकॉन चाहिए वो कम है। सोलर सेल्स हैव नो मूविंग पार्ट्स एंड रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, देखो सेल एक फिक्स होता है, मूविंग पार्ट तो होते नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दे वर्क विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। जैसे चेक करो, सोलर कुकर में फोकसिंग डिवाइस चाहिए था, उस पर गिरे, यहाँ पे तो वो भी नहीं, सीधा जितना सन की सोलर रेज उस पर गिरेंगी उतना लेना देना। दिस इज द चीफ एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। क्या चीफ एडवांटेज? सबसे पहला, नो मूविंग पार्ट, इसलिए मेंटेनेंस कम। दूसरा, फोकसिंग डिवाइस भी नहीं चाहिए। दिस कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजीली, ये भी उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे देखो बहुत बड़े डेजर्ट्स होते हैं, और आपको पता है बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज और बड़े बड़े डिफेंस की लेबोरेटरीज डेजर्ट के अंदर होती है। क्यों? नॉर्मल लोगों से दूर। अब वो इतने डेजर्ट में होती है तो वहां तक तो इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, तो वहां पे सोलर सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सोलर सेल्स लगा दिए जाते हैं। ओके, वेयर लेइंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज एक्सपेंसिव एंड इज नॉट कमर्शियली वायबल। अब मान लो कि 100 किलोमीटर दूर सिर्फ एक ही लेबोरेटरी है, तो उसके लिए क्या 100 किलोमीटर तक लंबे वायर बिछा देंगे क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में क्या करने का, ये सस्ता पड़े। अब देखो एक सोलर सेल है, ऐसे बहुत सारे सोलर सेल को इकट्ठा करके सोलर मॉड्यूल बनता है। वो सोलर मॉड्यूल को इकट्ठे कर लो तो सोलर पैनल बनेगा, और फिर उसको आप रख दो तो वो पीवी सिस्टम बनता है। आपको ये याद नहीं रखना पीवी सिस्टम, आपको सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल, तीन याद रखना। एक सोलर सेल कुछ एनर्जी आपको यूज नहीं करने देगा, मुझे और आपको, बट बहुत सारे सोलर सेल इकट्ठे होकर सोलर मॉड्यूल बनेंगे, हाँ उससे एनर्जी बहुत ज्यादा बन सकती है, और उसको भी बहुत आप कनेक्ट कर दो तो सोलर पैनल बनेंगे, जो आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, पक्का? चलो लिख लिया सब लोगों ने? यूजेस ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल को कहाँ पे यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, इट इज यूज फॉर मेनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया सोलर सेल आपने देखा होगा तो कैलकुलेटर में यूज होता है, कैसियो नाम की एक कंपनी है जिसके वॉच आते थे उसमें भी यूज होता है, आजकल तो सब डिजिटल वाले हो आप। सेकंड, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स। अब देखो मार्स है, उसमें मार्स ऑर्बिटर है, सैटेलाइट्स घूम रही है, तो वो क्या, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो उसके आउटसाइड भी सोलर पैनल्स ही होते हैं, वो सोलर सेल्स और सोलर पैनल से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तीसरा, इट इज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल, ऑपरेटिंग वाटर पंप्स एक्सेट्रा। स्ट्रीट के जो ऊपर लाइट्स होती हैं उसमें भी ये यूज होता है। चौथा, इट प्रोवाइड्स रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन टू रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज मतलब तिब्बत और वो सब जगह पे, हिमालय बहुत ऊपर है, वहां तक ट्रांसमिशन कौन पहुंचाएगा? सोलर सेल। और पांचवा, कैलकुलेटर मेनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। डन। और मैंने जैसे आपको बताया एक सोलर सेल का काम नहीं है, बहुत सारे सोलर सेल्स चाहिए, तो सोलर सेल को इकट्ठा करोगे तो सोलर पैनल बनती है। ऐसे देखो ये रियल सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट की सोलर पैनल। द अरेंजमेंट वेयर
The arrangement where many solar cells are arranged side by side connected with each other is called solar panel. देखो एक के बाजू में एक, 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 इन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि एक से मिले और सबको इकट्ठा करने से मिले तो वो एनर्जी ज्यादा होती है. ओके, they are arranged in such a way that the total potential difference and the total capacity to provide electric current is much increased. उसको इस तरह से अंदर से कनेक्ट किया जाता है such that कि उसकी एनर्जी ज्यादा निकले. It provides a much higher power for many practical uses. The entire process of manufacture is very expensive. देखो वो इतना इकट्ठा कर दिया तो वो सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा भी ज्यादा एनर्जी दे सकती है, बट इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि इनका जो कनेक्शन होता है वो सिल्वर से दिया जाता है. सिल्वर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स इन द पैनल फर्दर एट द कॉस्ट. एक तो सोलर पैनल ही महंगे होंगे क्योंकि स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन से बनते हैं. दूसरी बात ये सब सोलर पैनल सेल्स को इकट्ठा करने होते हैं क्योंकि ज्वाइंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो सबका इकट्ठा होके क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा. तो वो इकट्ठा करने के लिए जो उनको ज्वाइंट किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, वो सिल्वर से होता है, तो उनका कॉस्ट और बढ़ जाता है. दिस इज द रीजन वो इतना कॉस्टली होता है. बट राइट नाउ साइंटिस्ट आर डूइंग सम रिसर्च के और उसका कॉस्ट कटिंग हो सके और हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सके. क्लियर हुआ? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सको. आगे चैप्टर रिवाइज करना. जो जेवीएस वालों की एग्जाम है उनमें ये चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आपके पास बाद में टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने को, तो अभी से ही लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा.